बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द असेंबली प्रिपरेशन। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल सर्जरी का सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। सर्जरी में भी मेन जो होता है वो आपका जीआईटी है, बाकी ऑलमोस्ट माइनर टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें जितना भी असेंबली में जितने एमसीक्यूज आते हैं वो इससे इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। और जो भी ऑलमोस्ट जो असेंबली का कंटेंट है वो यही है। अगर आप ये कर लेते हैं अच्छे से तो यू कैन एस योर एग्जाम। ओके, सो वी विल स्टार्ट द जीआईटी। अब इसमें देखो जो अपर जीआई ब्लीडिंग है, अब जो आपकी जीआईटी होती है ना, अब इसमें जो पीरियड्स लिगामेंट होता है उस ऊपर वाले हिस्से को हम अपर जीआई बोलते हैं और उससे नीचे वाले पार्ट को हम लोअर जीआई कहते हैं। ठीक है, अब अगर अपर जीआई ब्लीडिंग मतलब अपर जीआई ब्लीडिंग होगी तो पेशेंट वॉमिटिंग करेगा। ठीक है, उसमें ब्लड आएगा, हेमेटोमेसिस और मलेना हो सकता है, स्टूल में ब्लड पास होगा। ठीक है, दूसरा एपिगेस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है कि जब ब्लीडिंग ज़्यादा तो पेशेंट शॉक में जा सकता है, सडन कोलैप्स हो सकते हैं। तो पेशेंट ऐसे रिपीटेड एपिसोड होता है वॉमिटिंग। अब देखो ज़्यादा जब फोर्सफुली कोई भी वॉमिटिंग करेगा रिपीटेड तो फिर वहाँ पर टेयर आ जाता है। ठीक है, आपके एसोफेगस में, इसे मैलरी वीस भी बोलते हैं। अब इसको देखने के लिए आप एंडोस्कोपी करते हो। ठीक है, रिगार्डिंग ऑफ द पेशेंट स्टेटस टू कंफर्म आपने रिसार्ट से पहले पेशेंट को कंफर्म कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी द हाइड्रोजेनिक परफोरेशन। अब वो ये बता रहे हैं कि जो हाइड्रोजेनिक परफोरेशन लेस प्रोन टू मीडिएस्टिन है। ये वो बताने की जो अगर हाइड्रोजेनिक परफोरेशन है वो मीडिएस्टिन से थोड़ी लेस प्रोन होती है। मीडिएस्टिन एंड सेप्सिस, इसको हम कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे। वही आप एनजी2 पास करोगे, पीपीआई एंटीबायोटिक दोगे। अदर्स जो है उसमें आपको एंटीबायोटिक, पीपीआई, एंटी फंगल, सर्जरी ससीडेट करना पड़ता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप एबीसी प्रोटोकॉल या देखते हो, फिर उसके बाद एंडोस्कोपिक देखोगे कि क्या प्रॉब्लम है, और इफ द वारंटेड कोई भी है तो फिर आप सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाओगे, क्रॉनिक मैनेजमेंट। अब देखो पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर जो होता है ना, जब भी वर्ड आते हैं कि अच्छा पेप्टिक अल्सर है तो स्टमक का अल्सर होगा, लेकिन आप याद रखते हैं कि ये स्टमक और ड्यूटेनम दोनों का हो सकता है और मोस्ट कॉमन होता भी ड्यूटेनम का अल्सर है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर जीआई ब्लीडिंग होती है। इट में अब ये कैसे प्रेजेंट करेगा विद ब्लीडिंग इनिशियली, इसमें मोस्टली जब भी पेशेंट एनसेड ले रहा होता है उसके बाद यही कंप्लेन होती है कि पेशेंट को स्टमक का अल्सर हो गया। अब इसको आप कैसे कंफर्म कैसे करते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबली का एमसीक्यू है कि आप इसको कंफर्म कैसे करते हो। तो एरेडिकेशन को, एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो गया उसमें भी ये पेप्टिक अल्सर बन सकते हैं। आप इसके एरेडिकेशन को कैसे कंफर्म करना है थ्रू द यूरिया ब्लड टेस्ट। ओके, एंड इट्स ट्रीटेड मेडिकली अनलेस अनकंट्रोल्ड। नेक्स्ट में देखो बोर हैव सिंड्रोम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें आप याद रखें कि अगर फोर्सफुल वॉमिटिंग की वजह से एसोफेगस रप्चर हो गया, ऊपर हमने टेयर देखा था, यहाँ पर रप्चर है। ठीक है, इसे बोर हैव सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट में सीधा एसोफेजियल कैंसर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके दो होते हैं, एक होता है स्क्वेमस और दूसरा होता है एडिनोकार्सिनोमा। अब इसको मैंने ऐसे याद रखा था जैसे एडिनो होता है ना, उसमें डी आता है तो वो डिस्टल पोर्शन में होता है। ठीक है, और जो स्क्वेमस होता है वो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एसोफेगस को करेगा। ठीक है, अब इसमें मोस्ट कॉमन जो है वर्ल्ड वाइड जो है वो स्क्वेमस सेल होता है। अब स्क्वेमस सेल को भी आपने याद रखना है कि एसएएस मतलब ये स्मोकिंग जो पेशेंट ज़्यादा करते हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है। और इसका मोस्ट कॉमन सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर देखा जाए तो बैरेट एसोफेगस में ये होता है ना कि आपका मेटाप्लेजिया हो जाता है, मतलब स्क्वेमस जो है वो कोलम्नर में चेंज हो जाती है फिर। अब इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर एक्लेजिया भी हो सकता है, फॉलो बाय द स्मोकिंग। ठीक है, कैंसर इज लोकेटेड इन द प्रॉक्सिमल मिड एसोफेगस में, आपको ऑलरेडी बताया स्क्वेमस वाला प्रॉक्सिमल होगा और एडिनो वाला डिस्टल होगा। एडिनोकार्सिनोमा का जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर होता है ड्यू टू द बैरेट फॉलो बाय द गर्ड। ठीक है, अब जो कैंसर होता है वो कहाँ पर लोकेट होता है, ये एडिनो की बात हो रही है। एडिनो में आपको ऑलरेडी बताया कि डिस्टल पोर्शन में होता है और स्क्वेमस सेल्स जो है वो प्रॉक्सिमल में होते हैं। नेक्स्ट विल सी द प्रेजेंटेशन, इसमें पेशेंट को डिस्फेजिया होगा। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड, इसमें पेशेंट को एक्सटर्नल चेस्ट पेन होगी। ठीक है, इसके अलावा साइंस जो है वो अपर थर्ड ऑफ द एसोफेगस के आएगा, हॉर्सनेस भी हो सकती है। इसको आप कैसे इसमें टेस्ट करते हो, एसोफेगोस्कोपी कैंसर में आप बायोप्सी करते हो ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। नेक्स्ट सी द ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम जो है इसके अंदर देखो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ड्यूडेनम में मेजर हेमरेज होता है ना, वो ड्यूडेनल अल्सर की जो पोस्टीरियर वॉल होती है उसका होता है। अब अल्सर जो है वो ड्यूडेनम में किसी भी साइड कहीं भी हो सकते हैं। इसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, हेमेटोमेसिस के साथ जब ब्लीडिंग होगी तो वॉमिटिंग करेगा, तो वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आएगा, मलीना हो सकता है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है। पेन ऑफ द ड्यूडेनल अल्सर जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है टू द गैस्ट्रिक अल्सर। और इसमें ड्यूडेनल अल्सर में आपने याद रखना है कि ये ज़्यादातर ड्यूटेनल अल्सर जो है ना वो आफ्टर द ईटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, और जो है गैस्ट्रिक वाली है वो बिफोर। ठीक है, इफ द ब्लीडिंग इज प्रेस द अल्सर इज ऑलमोस्ट अल्सर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये पोस्टीरियर साइड पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी आर्टरी को इन्वेट करेगा, गैस्ट्रोड्यूटेनल को। नेक्स्ट विल सी द गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं स्मॉल ओवर ब्लीड मोर कॉमन, सो अगर तो थोड़ा बहुत ब्लड लॉस हो रहा होता है तो क्या होगा कि पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, पेशेंट को हेमरेज हेमेटोमेसिस हो सकता है। इसके अंदर आपको क्या करनी पड़ती है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी करते हो। ठीक है, अगर ये एंट्रल में है, और अगर लेसर कप के अंदर है तो भी आप यही करते हो, लेकिन अगर ब्लीडिंग परसिस्ट रहती है तो फिर आपको टोटल करनी पड़ती है। एरोसिव एसोफेजाइटिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एसएमडी का इसमें पेशेंट जो है वो मेटालिक टेस्ट के साथ, अगर आपको बताया जाए कि मेटालिक टेस्ट है रेट्रोस्टेरन जस्ट में, तो आपने एरोसिव एसोफेजाइटिस लिखना है। ठीक है, एसोफेजियल वायरसिस में आपने याद रखना है, वायरसिस क्या होता है, वायरसिस का मतलब है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल पोर्टल हाइपरटेंशन, उसका प्रेशर ज़्यादा हुआ, आगे लीवर की तरफ ब्लड नहीं जा रहा, बैक फ्लो है, तो आपने मतलब जो एसोफेगस है बाकी भी वेन्स डायलेट हो जाएंगे। इट्स एसोफेजियल वायरसिस। अगर रेक्टम में हुआ तो हेमरॉइड्स, उसमें ये सारा आ जाता है। ठीक है, तो मोस्टली विद साइंस ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन इसके अंदर पेशेंट को नॉर्मल एलएफटीज होंगे। अभी हमने डिस्कस किया अपर जीआई ब्लीड। अपर जीआई ब्लीड में आपने एसोफेगस किया, गैस्ट्रिक किया, ठीक है, उसमें अल्सर देखा। नेक्स्ट विल सीधा लोअर जीआई ब्लीडिंग। अब इसमें लोअर जीआई ब्लीडिंग की अप्रोच क्या होती है, वही आपने एस्पिरेशन करोगे, फर्दर कोलोनोस्कोपी करके देखते हो, और एंजियोडिस्प्लेजिया को आपने देखने के लिए क्या करना होता है, रिक्शियम 99 करते हो। व्हाट इज डायवर्टिकुलर डिजीज। अब ये एक डायवर्टिकुलोसिस की कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन होती है लोअर जीआई ब्लीडिंग में। इसमें पेशेंट जो कैसे प्रेजेंट करेगा, विद लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगी। इसका ट्रीटमेंट जो है कंजर्वेटिव होगा, या एंटीबायोटिक दोगे। और इसमें ड्रेनेज जो है वो अगर अनस्टेबल पेशेंट कोई लार्ज साइज कलेक्शन है देन यू विल डू। अगर पेशेंट जो है आपके पास प्रेजेंट किया है, एल्डरली है, पेनलेस ब्लीडिंग हुई है, लेकिन आपने कोलोनोस्कोपी पे देखा तो क्या है, नॉर्मल ग्लूकोज है, तो ये इसका मतलब है कि उसको पेनलेस ब्लीडिंग तो है ना, तो एंजियोडिस्प्लेजिया होगा। आप इसको कैसे टीसी 99 न्यूक्लियर स्कैन करते हो, कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। बट फॉर द पीडियाट्रिक एज ग्रुप में उन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर मैकुलर वाइटिकुलम है, इसमें क्या करते हो, नीड फॉर द सर्जरी इफेक्टेड बाय द डिग्री। अब इसमें डिग्री अगर तो फॉर एग्जांपल स्टेज 1 है ना, इसमें तो क्या होगा कि वो मेसेंट्रिक एब्सेस या पेरिकोलिक होगा, इसमें सर्जरी रियरली नीड होती है। 2 के अंदर पैलिक एब्सेस होगी, इसको भी ये भी रिजॉल्व हो जाता है विदाउट सर्जरी। लेकिन आपने 3 और 4 इंपॉर्टेंट है, इसमें आप याद रखोगे, अगर तो प्लूरल एंड पेरिटोनाइटिस है तो इसमें सर्जरी रिक्वायर है, और स्टेज 4 के अंदर फीकल पेरिटोनाइटिस है देन फिर भी आप सर्जरी करते हो। तो 3 और 4 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लूरल एंड और द फीकल पेरिटोनाइटिस। अब इसमें आपने इलेक्टिव सर्जरी
एक इमरजेंसी होती है और एक इलेक्टिव होती है, ठीक है। अब इलेक्टिव सर्जरी की इंडिकेशन क्या होगी? फॉर एग्जांपल अगर स्टेनोसिस है, फिस्टुला है या फिर रिकरेंट ब्लीडिंग है। नेक्स्ट है एनल फिशर। अब जब भी एनल फिशर है, फिस्टुला है, हेमोरॉइड्स है, तो उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला इज द एनल फिशर, ठीक है। अब एनल फिशर के अंदर पेशेंट जो है वो उसको सिटिंग में प्रॉब्लम होगी और इट्स पेनफुल और उसका एक पोस्चर जो होता है वो मतलब आप उसको देख के कह सकते हो अच्छा इसको मतलब जब भी लाइक स्टूल पे बैठे तो उसको पेन इतनी फील होगी, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट्स अ फिशर, ओके। एंड वो आपको बता रहा है ब्लीडिंग का सारी हिस्ट्री दे रहा है, डिफिकेशन उसका प्रॉब्लम है। पेनफुल टियरनेस स्क्वेमस लाइनिंग ऑफ द लोअर एनल कैनाल 90% आर द पोस्टीरियर, ये भी पोस्टीरियर होता है। पेन होगी विद डेफिकेशन, इची और आपको क्रैक नजर आएगा। प्रिवेंटेबल कंडीशन है, इसमें मोस्टली क्यों होती है? ड्यू टू द हार्ड फिशर्स, ठीक है। अब इसको कैसे ट्रीट करते हो? लेटरल इंटरनल स्फिंक्टेरोटोमी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब इसमें ट्रीटमेंट ये सेट्स बात देते हैं, फाइबर इनटेक बता देंगे क्योंकि स्टूल की डेफिकेशन में हार्ट फिशर्स की वजह से हो रहा है ना। अगर इसमें फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आया आफ्टर 8 वीक तो फिर आप क्या करते हो? सर्जरी की तरफ जाओगे, लेटरल स्फिंक्टेरोटोमी, ठीक है। अब इसमें जो ओल्डर पेशेंट है या फिर मल्टीपैरस होमेस के अंदर आप बोtulinum टॉक्सिन देते हो एट द हाई रिस्क फॉर द डेवलपिंग द फीकल इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट विल सी द एनल एब्सेस। अब एनल एब्सेस नाम से पता चल रहा है कि कोई ना कोई एब्सेस है, इसमें पेशेंट को फीवर होगा, स्वेलिंग होगी, पेनफुल हाई डब्ल्यूबीसी होगी। ट्रीटमेंट्स में क्या करोगे? एनसी और ड्रेनेज और एंटीबायोटिक। नेक्स्ट विल सी द प्रोलैप्स पाइल, इसके अंदर जो पाइल होती है वो पेनलेस है, वाइटली स्टेबल होगा। इसमें पेशेंट एनाल्जेसिया, आइसपेक्स, टूल सॉफ्टनर दोगे और पेन जो है वो 2 to 3 वीक के बाद रिजॉल्व हो जाती है, बहुत कम होती है जिसको सर्जरी रिक्वायर होती है। नेक्स्ट विल सी द थ्रोम्बोस पाइल, हेमाटोमा, इट्स वेरी पेनफुल, पेशेंट वाइटली स्टेबल होगा, इट मे बी इवैक्यूएटेड अंडर द एलिया और लेफ्ट टू रिजॉल्व द स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। अब इसमें जो भी थ्रोम्बोस पाइल है या हीमाटोमा बना ये पेनफुल है, अगर तो पेशेंट वाइटली स्टेबल होगा तो आप उसे इवैक्यूएट कर लोगे, लोकल एनेस्थीसिया देके या फिर उसे स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्वेशन के लिए आप छोड़ दोगे। नेक्स्ट विल सी द फिस्टुला। फिस्टुला जो है ये ट्रैक होता है बिटवीन द स्किन एंड द एनल कैनाल, ठीक है। अब इसकी कॉजेस क्या हो सकती है? पेशेंट को सेप्सिस है, एब्सेस है, क्रॉन डिजीज है, क्रॉन, ओके, क्रॉन में ज़्यादा फिस्टुला है, पेन है, डिस्चार्ज हो रहा है उसमें। फिस्टुला जो है बेसिकली 2 साइड जो है वो ओपनिंग होती है ना, इसी तरह ट्रैक बन जाता है स्किन में और एनल कैनाल में। ट्रीटेड विद फिस्टुलोटोमी, द मोस्ट कॉमन लोकेशन इज अ मीडियल पोस्टीरियर, ये भी पोस्टीरियर होता है। इसके अंदर अगर हाई फिस्टुला 2 होते हैं, एक हाई और लो, हाई फिस्टुला होगा तो आपने उसमें सेट एंड स्विच रिक्वायर होता है, ठीक है। और फिर आप ओवर द टाइम उसको टाइटन कर देते हो ताकि उसकी कॉन्टिनेंस है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट विल सी द हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स के अंदर क्या होगा कि पेशेंट आएगा टिपिकल रेड ब्लीडिंग के साथ होगा अग्रिंग द पोस्ट डेफिकेशन, ठीक है। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगी विद प्रोलॉन्ग स्ट्रेनिंग की इफेक्ट, ठीक है। ब्लड प्रेशर इसमें रेज होगा। अब इसमें इसके ग्रेड्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें इसको कैसे याद रखना कि ग्रेड 1 होगा तो इसका मतलब है कि कोई प्रोलैप्स नहीं हो रहा, ठीक है। और सेकंड के अंदर अगर हो भी रहा है तो खुद बखुद रिड्यूस हो जाएगा, इसमें आप कंजर्वेटिव देते हो, अगर नहीं मैनेज होता तो बैंड लाइगेशन। लेकिन थर्ड के अंदर आप उसको मैनुअली रिड्यूस करते हो, कंजर्वेटिव आप करोगे फिर बैंड लाइगेशन करोगे। लेकिन अगर ब्लीडिंग है तो फिर आप क्या करोगे? बैंड लाइगेशन। और अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही देन यू विल डू द हेमोरॉइडेक्टमी। और फोर्थ वाला जो उसका आप रिड्यूस नहीं कर सकते इसमें आपको हेमोरॉइडेक्टमी करनी पड़ेगी। थर्ड में मैनुअली रिड्यूस किया, फोर्थ में नहीं किया। हेमोरॉइड की लोकेशन अगर डेंटेट लाइन है उसके डिस्टल होगा तो इट्स मीन एक्सटर्नल है, और अगर प्रॉक्सिमल होगा तो इट्स मीन वो इंटरनल है। अब ओल्ड एज पेशेंट जो होते हैं विद हेमोरॉइड्स ऑलवेज में आपने सबसे पहले क्या करनी है? कोलोनोस्कोपी करवानी है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द कॉम्प्लेक्स फिस्टुला अप्रोच।